चलो भाई, जय हिंद। हम देख रहे हैं लोग प्रीवियस ईयर में हम हिस्ट्री है, क्वेश्चन देख रहे हैं 2018 का, बिहार दरोगा का। बिहार दरोगा 2018 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। बिहार दरोगा 2018 का एक क्वेश्चन है। बिहार दरोगा 2018 का है, नहीं सॉरी 18 का नहीं, 8 का है। बिहार दरोगा 2008 का एक क्वेश्चन है। बिहार दरोगा 2008 का क्वेश्चन है। बिहार दरोगा में 2008 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। हम लोग एक एक करके इनको सॉल्व करते चलते हैं। जितने भी आएंगे इसमें धीरे धीरे हम सॉल्व करते चलेंगे, और इसके साथ साथ हम कुछ बाहरी जानकारियाँ भी लेते चलेंगे। इससे रिलेटेड और भी डाटा को इकट्ठा करते चलेंगे ताकि इससे जब रिलेटेड आए क्वेश्चन तो बन जाए। ठीक है। अब जो पहले से थोड़ा बहुत पढ़ा होगा उसके लिए रिवीजन के काम करेगा, और क्वेश्चन बैंक तो आपको देखना ही चाहिए। ठीक है, चलो तो देखते हैं भाई। तो पहला क्वेश्चन है, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? चलो, शेरशाह के बचपन का नाम से पहले हम चलते हैं जिस मुग़ल साम्राज्य से, जिससे मुग़ल में आप देखिएगा इसकी कहानी शुरुआत होती है मुग़ल में। और मुग़ल में कहाँ से होता है? तो जहाँ पे हुमायूं रहता है, हुमायूं से कहानी जुड़ा हुआ है थोड़ा सा शेरशाह सूरी की। तो शेरशाह सूरी को अगर ओरिजिनल बात समझें हम, शेरशाह सूरी के पिता, सूरी के जो पिताजी थे उनका नाम था हसन अली। क्या नाम था? हसन अली। क्या नाम था? हसन अली। शेरशाह के पिताजी का नाम हसन अली था। हसन अली ये जो थे, शेरशाह सूरी के जो पिताजी थे हसन अली, वो बहलोल लोदी के यहाँ काम करते थे। हसन अली। अब इनके पिताजी जो थे हसन अली थे, मर गए। मरने के बाद शेरशाह सूरी ने क्या किया कि जो मुग़ल साम्राज्य उस समय चल रहे थे, जिससे बाबर का काल चल रहा था, तो बाबर के काल में ये चले गए थे, मतलब लुमानी वंशों के यहाँ काम करने लगे। तो उसी में थे एक जिसका नाम था, उसी में एक नाम था बहार खां लुमानी नाम के एक उसमें राजा रहता था, मतलब क्या बोलते हैं ना उसको, शासक था। बहार खां लुमानी एक शासक था। अब शेरशाह सूरी इसके यहाँ काम करते थे। एक बार दोनों चल गए जंगल में। अब जंगल में जाते हैं तो एक बेग बाघ यहाँ भयंकर दिखता है। ससुरा शेरशाह सूरी मारा बाघ को ख़त्म कर दिया एक ही बार में। अब जब बाघ मर गया तो बहार खां लुमानी कहा कि ए बबुआ, आज से तोरा को हम शेरशाह कहेंगे। क्या कहेंगे? शेरशाह। क्या कहेंगे? शेरशाह। तो अब बताओ भाई कि शेरशाह को शेरशाह की उपाधि किसने दिया था? बहार खां लुमानी ने। शेरशाह को शेरशाह की उपाधि किसने दिया था? तो बहार खां लुमानी ने। क्यों दिया था? तो बगवा को, शेरवा को मार दिया था, इसलिए कहा था कि आज से तुम्हारा नाम शेरशाह पर जाएगा। क्या पर जाएगा? शेरशाह। हालांकि शेर खां भी कहते हैं और शेरशाह भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब शेरशाह सूरी देखो भाई, तो शेरशाह जो सूरी था ये शासक अभी नहीं बना है। एक बार अब थोड़ा सा हुमायूं का देखते हैं। हुमायूं जो था बंगाल अभियान के लिए जाता है। किसके लिए? बंगाल अभियान के लिए जाता है। वो 1538 में बंगाल अभियान के लिए जाता है, मतलब बंगाल में लड़ाई करने के लिए। और उधर से जीत के जैसे ही वापस लौट रहा होता है तो इसको लगभग साल भर का समय लग जाता है। 1539 ईस्वी में जब ये वापस लौट रहा था, 1503 में जब ये वापस लौट रहा था, तो उसी समय शेरशाह सूरी मारा हुमायूं को। किसको मारा? हुमायूं को मारा, और एकदम बढ़िया से कचूमर करा, बढ़िया से। इस अभी जहाँ पे युद्धवा हुआ था, अब भाई उधर से आ रहा था नेपाल से, और इधर से ही बिहार का था शेरशाह सूरी, और उधर से बंगाल से जब आइएगा तो उधर बिहार पार करना पड़ता है। तो जैसे ही बिहार पार कर रहा था कौन? हुमायूं। कब? 1539 में जब उधर से पार करके आ रहा था तो बिछुआ में भेटा गया शेरशाह सूरी। बिछुआ में कौन भेटा गया? शेरशाह सूरी। कहा था बबुआ तुमको तो मारेंगे। अब एकदम बहुत भयंकर तरीक़ा से खिदिर के मारा। अभी ससुरा मारा कहाँ? तो एक चौसा नामक जगह था। कौन नामक? चौसा नामक। तो चौसा नामक जगहिया पर हुमैया को बहुत मारा। अब बहुत मारने के बाद इसे कहा गया चौसा का युद्ध। तो भाई अगर क्वेश्चन में आवे कि चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो 1539 में केकरा बीच हुआ था? तो हुमायूं और शेरशाह के बीच। अब बढ़िया से पीटा। अभी ससुरा पिटाते लिया पटना में गंगा नदी में लिया कर दाएँ से कूद गया। कहा बाप बच गए, ससुरा बच गए। बहुत मारा। बिहारी से पंगा नहीं लेना चाहिए। हुमायूं पगला गया, कूद गया नदिया में। अब जैसे ही हुमायूं नदिया में कूदा तो वहाँ पे शिहाबुद्दीन नाम का एक व्यक्ति था, इसका जानवा बचा लिया। अब जान बचा लिया
तो ये बच गया। कौन बच गया? शेरशाह सूरी, सॉरी हुमायूं क्या हो गया? बच गया। अब हुमायूं बच गया तो ये चला गया दिल्ली। कहाँ चला गया? दिल्ली। और जब दिल्ली गया तो 1540 में जब दिल्ली पहुंचा तो लखीपतिया फिर पता चल गया शेरशाह सूरी को, ये ससुरा मारा नहीं हुमायूं अभी भी है, और भाग के चल गया दिल्ली। कहता है बिहारी से बचे गई हुमायूं, का औकात है तोरा, इतना बढ़िया से पीटा। और फिर कहना फिर छुटियाते हुए दिल्ली पहुंच गया, कनौज। छुटियाते हुए कहाँ चल गया? कनौज चला गया। कनौजे में पकड़ा गया कौन? हुमायूं, शेरशाह को। अब शेरशाह बहुत मार मारा 40 में, बहुत बढ़िया से पीटा फिर हुमायूं को। ले ससुरा देख रहे हैं ढोल हो गया, ये दो बार इसको एगो बिहारी पीट रहा है। तो शेरशाह सूरी टिक जाता ना तो औकात नहीं था कि फिर वापस आवे। ससुरा इतना बढ़िया से पीटा था, ऐसे होना चाहिए यार, बिहारी से ही बच रहा है। 1940 में फिर मारा। कहाँ मारा? कनौज में। कहाँ मारा? कनौज। कन्नौज, देखो भाई लिखने में मात्रा उतरा गड़बड़ा जाए तो देखिएगा थोड़ा। कनौज, कनौज या बिलग्राम, बिलग्राम, कनौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ। केकरा केकरा? तो हुमायूं से और फिर शेरशाह सूरी से। अब में पूरा तरीका से कचुम्बर काट दिया था शेरशाह सूरी ने हुमायूं का। अब हुमायूं बढ़िया से यहाँ से भाग गया, भारत छोड़ के भाग गया। चलो भारत छोड़ के भाग गया तो उसको भगा देते हैं ससुरा को, भागो इधर। अब फिर 1541 में, अब 1540 ईस्वी में राजा बन गया, मतलब शासक बना, शासक। कौन बन गया? शेरशाह सूरी। कौन बन गया? शेरशाह सूरी। तब शेरशाह सूरी का शासनकाल 1540 से स्टार्ट हो जाता है। शेरशाह सूरी का शासनकाल 15 से स्टार्ट हो गया। शेरशाह सूरी के शासनकाल 15 से क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। अच्छा अभी तक ये सोच रहे हैं कि इसका ओरिजिनल मुद्दा आया क्या नहीं। चलो भाई आते हैं, लेके आएंगे वहाँ पे, थोड़ा सस्पेंस में रखे हैं। चलो तो शेरशाह के शासनकाल होता है 1540 से स्टार्ट। अब जब 1540 से स्टार्ट होता है तो भैया एक इसमें देखो 1540 से स्टार्ट होता है तो 1540 में युद्ध हुआ कनौज बिलग्राम का। 1541 में, 1541 में एक गख्खर जाति थी। कौन सी जाति थी? गख्खर, एक गख्खर जाती थी। इसका काम होता था लूट पाट करना। कहना घुस गया ससुरा लूट लिया, कहना कुछ लूट लेता था, कहना कुछ लूट लेता था, बढ़िया से ही लूटता था सब। अब इस शेरशाह सूरी कहा कि सबसे पहले इस सब छोटा को मारना पड़ेगा, समझ में रहा है, इस छोटा को सबसे पहले इस सब को मारना पड़ेगा। अभी उठा 1541 में गया, मालवा के शासक थे वो, मालवा के शासक से कहा कि भैया हम देखो गखर पर हम हमला करने जा रहे हैं, अब हमारा साथ दे दो। तो ठीक है भाई। तो मालवा के शासक कहते बिहारी कैसे तुरा के साथ दे, चल चल साइड हो। अच्छे बेटा रुक जाओ। अब गखर जो था गया शेरशाह सूरी, अब मारा, इनको मारा। अब मारा तो पूरा तरीके से समाप्त नहीं किया, बशर्ते कुछ तो यहाँ पे लेवल में ला दिया, ये सबको समझा दिया बात बढ़िया से बिहारी को। अब उसके बाद 1542 आता है, साल भरों में फंसाया और आता 1542। कहा या मलबा अब आओ तुम्हारा बारी, अब किधर जाएगा, समझ रहे। मारा मालवा को 1542 में, मालवा को बढ़िया से पिटाई को। देख रहे हैं बिहारी कितना खतरनाक है ससुराई। 1543 आया, 1543 कहा कि फिर मारेंगे, रायसेन को मारेंगे। रायसेन किसको मारा? रायसेन। अजीब हाल है भाई, खाली पिटाई हो रहा है। 1543 में रायसेन, रायसेन के राजा थे पूरनमल। रायसेन का राजा कौन था? पूरनमल। पूरनमल ले, इनको के बहुत बढ़िया से मारा, पूरनमल को बहुत बढ़िया से धोया। पूरनमल ख़त्म, रायसेन अपना हो गया। अब पूरनमल की एकदम सुंदर सुंदर रानी थी, एकदम दरबारों में बहुत सुंदर सुंदर थी, अजीब अजीब एकदम, समझ में, लिपस्टिक पाउडर पोट के ससुरी अजीब है, केसों सही से बलखा देती थी। ससुरा पागल हो जाता सबसे ना। शेरशाह सूरी देखा ये ससुरा पगला कहा गया और दौड़ धान लूट धान लूट धान लूट। अब घर में घुसा धान लूटने के लिए, तो जितनी भी महिलाएं थी वो कही जाइए इज्जत लूटने आ रहा है सब, तुरंत जोहर कर ली। जोहर का मतलब समझते हैं? आग में कूद जाना, और ग्रुप में, ठीक है, पूरा ग्रुप के साथ आग में कूद के जान दे दी। अब उसी पर कलंक लग गया, किसको? शेरशाह सूरी पर। एक कलंक है इसके ज़िंदगी पर, रायसेन का जो युद्ध है एक कलंक है शेरशाह सूरी पर, कि ऐसा आदमी था कि मरला के बाद इसको मारा और फिर महिलाएं इसके डर से जोहर कर ली, समझे भाई को। हाँ बैठी, ठीक है, चलो ठीक है। उसके बाद 1544 रायसेन का युद्ध हुआ। 1544 में मेवाड़ पर हमला किया। किस पर हमला किया? मेवाड़ पर। मेवाड़ पर हमला किया। इसका राजा जयमल थे। इसका राजा कौन थे? जयमल राजा थे।
जयमल को हराने में बहुत टाइम और बहुत पैसा खर्चा करना पड़ा शेरशाह सूरी को, बहुत पैसा खर्चा किया, एकदम पूरा पैसा को बर्बाद कर दिया, सेना तेना बहुत लगा दिया। लास्ट के ये मेवाड़ जो जगह था ये राजस्थान के क्षेत्र में आता है और ये पूरा बंजर एरिया था, यहाँ पे धान भी सही से नहीं होता था। शेरशाह सूरी का ये ससुरा माथा पीटने लगा इसको जीत के। एक मुट्ठी बजरे के लिए, बजरा होता था समझ में रहा है, एक मुट्ठी बजरा के लिए मैंने पूरा हिंदुस्तान खो दिया, ये बात कहा था शेरशाह सूरी ने। एस्टिमेट कितना था इस शेरशाह सूरी ने, अगर कहा कि एक मुट्ठी बजरे के लिए मैंने पूरा हिंदुस्तान खो दिया, मैंने जितना खर्चा किया हूँ मेवाड़ को जीतने के लिए, अगर उतना खर्चा मैं हिंदुस्तान को जीतने के लिए करा था शायद आज हिंदुस्तान जीत जाता। शेरशाह सूरी का कहना था। 1545 कलिंजर, कलिंजर कलिंजर ये राजा कीरत सिंह, राजा कीरत सिंह, कीरत सिंह। कलिंजर के राजा कौन थे? कीरत सिंह। कलिंजर के राजा कौन थे? कीरत सिंह। कलिंजर का राजा कीरत सिंह 1545 में गया मार्ग। अब गया इसके दरबार में तो देखा कि ससुरा ऑर्केस्ट्रा नचवा रहा है कीरत सिंह, एकदम बढ़िया से, एकदम पूरा माहौल सजाया, चारों ओर से लोग बैठे हैं, वो में इन्विटेशन था। शेरशाह सूरी गया बैठ के एकदम आए नचवा रहे हो, एकदम पूरा नचवा रहा था। अब पूरा नचवा रहा था तो उसमें जो बगल वाला था सब दिख रहा था, इहो दिख रहा था, बस एक वो पसंद पड़ गई नचनिया शेरशाह सूरिया को। ये कहा कि वो काम कर ना, हमरा के नचनिया को दे दो, हम अपना बिहार में ले जाके नचवाएंगे। फ़ोन करो, पूरा प्रचार करो कि नचनिया लेके आ रहे हैं, ऑर्केस्ट्रा होगा, वही दे। कीरत सिंह पकड़ा गए, तू क्या लेके जाएगा, हम नहीं देंगे। शेरशाह सूरिया है हमको मना कर रहा है, बिहारी सब नाच ऑर्केस्ट्रा देखने में आ गए हैं सब, तू कैसे मना कर देगा, वो हम आ रहे हैं, हम लेके जाएंगे। रही करे नहीं लेके जाने देंगे, वो करे लेके जाएंगे। कहा ले तोप मंगवा तोप, बंदूक तोप, सेना वना सब मंगवा। शेरशाह सूरी शेरशाह सूरी कहा वाह, कीरत सिंह में पगला गया करे एगो नचनिया खातिर पूरा ससुरा पलटन मंगवा दिया। आया धाए धाए मारा, एकदम लड़ाई शुरू हो गया। लेकिन कीरत सिंह जो किला बनवाया था ना, वो किला इस आकार का था, देख रहे हैं ना, कोना आकार का। अब जब इधर से तोप मारा गया तो इधर से जैसे होता है ना, इसे छिहुल जाएगा, समझ में रहा, जैसे ही तोप मारा इधर से, बस इस पर से टकरा के ऐसे छिहुल गया और इस जाके जहाँ खड़ा था शेरशाह सूरी वहीं पे गिर गया और वहीं पे रखा था बारूद का गोला, मतलब स्टोर था, उसी में आग लगा और ब्लास्ट कर गया और शेरशाह सूरी उस जन्म में मर गया। देख लो भाई नचनिया का चक्कर, एक लड़की क्या करा दी बेचारी, शेरशाह सूरी भी मर गया, उतना बड़का शासक, एक नचनिया, एक लड़की, महिला। अरे महिला के चक्कर में मत पड़ना, लाल पियर हरियर के चक्कर में मत पड़ना, सब समझो यार। 1545 में कीरत सिंह, 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। चलो भाई, इसको किसी ने मारा ही नहीं, अपने बम से मृत्यु हो गई। और इसको सासाराम में दफना दिया गया और वहीं पे इसका किला बनवाया गया। सासाराम में क्या बनाया किला। तो पूछेगा शेरशाह सूरी का किला कहाँ है? सासाराम में। तो इसका शासनकाल 45 तक, 1540 से 1545 तक। और इसका मृत्यु कहाँ हो गया? सासाराम में। सासाराम में दफनाया गया। इसका किला कहाँ है? तो सासाराम में। इसने एक चीज़ और समझ जाओ भाई, चांदी, सोना और तांबा का सिक्का चालू किया था, तांबा का सिक्का। और 1541 ईस्वी में एक चीज़ और सीख जाओ भाई, 1541 ईस्वी में ग्रेट ट्रेड रोड बनवाया था, ग्रेट ट्रेड रोड बनवाया था, याद रहेगा। पर ये फेमस है, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना। 1541 में ग्रेट ट्रेड रोड बनवाया था कौन? शेरशाह सूरी। चांदी का सिक्का को क्या कहता था? चांदी के सिक्का को रुपया कहता था। सोना को असरफी और तांबा को दाम कहा जाता था। अभी भी हम लोग दाम का यूज करते हैं। 1 रुपया दाम बाहो बोलते हैं ना, 1 रुपया है बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। चांदी यानी दाम, मीडियम लोगों के लिए, ये मीडियम लोगों के लिए था, ये हाई लोगों के लिए था, ये लो लोगों के लिए था, लो कैटेगरी के, हाई के और मीडियम के। तो ऐसे में हम लोग अभी भी जाते हैं सामान खरीदते, बोलते हैं 1 रुपया है, बोलते हैं ना, 1 रुपया बाहो, हाँ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। सोना असरफी होता है, तो अभी असरफी का उतना नहीं है, लेकिन दाम अभी भी है। 1 रुपया दाम बा, पूछते हैं ना हम लोग, ऐसा होता है। तो शेरशाह सूरी, और शेरशाह सूरी का बचपन का नाम भाई सुन लो, फरीद था। फरीद क्या था? फरीद, ऑप्शन नंबर ए फरीद था। अब बताओ कुछ एक्स्ट्रा भी जानकारियाँ होंगी इससे रिलेटेड, अब कोई भी क्वेश्चन पूछे आप इसे आसानी से बना दीजिएगा। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलो भाई दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। दूसरा क्वेश्चन बोर्ड पे आपके सामने, ये भी 2008 में ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। बिहार दरोगा 2008 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो भाई, हम दरोगा का ही ये प्रीवियस ईयर ही है, तो आप एक बार समझ गए 2008 में है तो 2008 ही का चल रहा अभी। तो बिहार दरोगा 2018 का क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो चलो हम लोग देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई। तो ए ओ हुम नाम का एक व्यक्ति था, अंग्रेज़ था।
अभी क्या है हुआ, थोड़ा सा पीछे से हम लेके चलते हैं। देखो भारत में उस समय जगह जगह से थोड़ा सा विद्रोह हो रहा था, कभी इधर से हो रहा था, कभी उधर से हो रहा था, कभी कोई विद्रोह कर दे रहा था भाई, जिसको मन उसको विद्रोह कर दे रहा था। अब अंग्रेज सरकार जो थी वो मतलब तंग आ चुकी थी कि भाई किसकी किसकी बातें सुने, किसकी बातें सुने यार, उसकी सुने कि उसकी सुने। अब कौनों के बीवी मार के भाग रही है, कहे अरे भाई मार कर लिया, देश में ही जिम्मेवार है भाई, तो किसकी बात सुनी जाए। अब इसके लिए सरकार ने कहा कि कुछ लोगों को मिला के एक संगठन बना देते हैं। ध्यान से समझना अंग्रेजों की चाल क्या थी। कुछ लोगों को मिला के एक संगठन बना देते हैं और ये संगठन रहेगी, उनकी बातें सुनेंगी और जो मेन बातें होंगी वो आके हमको बताएंगी और जो होगा देखा जाएगा। बात समझे? मतलब जनता के और अंग्रेज के बीच एक कड़ी जोड़ने वाली थी जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये जोड़ने वाली थी, इसलिए बनाया गया। इसको कहा गया कि कितना दिन तक चलेगा, बहुत छोटा सा है, इतना है छोटा, मतलब 4-5-10 व्यक्ति रहेंगे और बैठेंगे और इनका मीटिंग वोटिंग हो जाएगा, बाद में इसको हम तोड़ के हटा देंगे जैसा ज़रूरत होगा। ये अंग्रेज ऐसा कहते थे। लेकिन जब इसको दिया गया काम किसको, तो इसको दिया गया ए ओ हुम नाम के एक व्यक्ति थे, मतलब ब्रिटिश थे, ए ओ हुम नाम के। उन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को स्थापना किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को क्या किया था? स्थापना किया था। जिस व्यक्ति का नाम था ए ओ हुम, उस व्यक्ति का नाम क्या था? ए ओ हुम, ठीक है, वो व्यक्ति ने किया था। चलो भाई देखते हैं। तो इसका स्थापना का उद्देश्य समझ में आ गया। मतलब भारत के लोगों अंग्रेजों के बीच कुछ कड़ियाँ जुड़ रही थी, उसी कड़िया को जोड़ने का काम कर रहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, और इसको किया था ए ओ ह्यूम। कैसे लिखा आएगा थोड़ा सा देख लेना भाई, थोड़ा मतलब ये होम ने स्थापना किया था 28 दिसंबर 1885 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर ये होम द्वारा 1885 को किया गया। जो एक ब्रिटिश था, इसको भारतीय ने नहीं बनाया, इस कंपनी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, इसको बनाया एक विदेशी ने, ब्रिटिश ने एक इसको बनाया। अब जब इसकी बनाया तो ये जो थे, देखो ये होम जो था ना, ये शिमला में आके रहता था। कहाँ के रहता था? शिमला में। तो उतना हम लोग डीपली अभी नहीं चलने वाले ए होम के बारे में। तो ए होम ने कहा कि हर एक साल प्रत्येक साल के लास्ट, प्रत्येक साल के लास्ट माह मतलब दिसंबर में, प्रत्येक सप्ताह के दिसंबर में इसका सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। समझे? मतलब प्रत्येक साल इसमें अधिवेशन होना है। प्रत्येक साल क्या होना है? अधिवेशन। मतलब ए ओ होम द्वारा बनाया गया 28 दिसंबर 1885 को जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बनी, तो उसमें प्रत्येक साल लास्ट वाले महीना दिसंबर में कहा गया कि इसमें अधिवेशन कराए जाएंगे। क्या कराए जाएंगे? अधिवेशन कराए जाएंगे। और भी बहुत सारी बातें थी, लेकिन हम लोग मेन अभी टॉपिक पे ज़्यादा, ये क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, तो थोड़ा सा शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट करके चल रहे हैं, ठीक है। एक साल में इसका लास्ट में होगा। अब इसके बाद इसकी जब पहली सम्मेलन बनाई गई विद्यालय मुंबई में, कहाँ बिठाया गया? मुंबई में। कहाँ बिठाया गया भाई? मुंबई में। इसका पहला अधिवेशन बिठाया गया था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। कौन सा? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। तो पूछेगा पहला सम्मेलन विद्यालय, पूछेगा पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो गोपाल दास तेजपाल कृष्ण संस्कृत विद्यालय, गोपाल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, ये मुंबई में है। यहाँ पे इसका अधिवेशन हुआ था। इसमें महज 72 लोग आए थे। कितने लोग आए थे? 72 लोग। आप देखो भाई, पहले सम्मेलन 72 आदमी, पहला ही सम्मेलन और 72 आदमी। अब धीरे धीरे ऐसा ही सम्मेलन बढ़ते गया और एक साल होते गया, बढ़ते गया। और भाई इतना बड़ा रूप ले लिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी कि अब अंग्रेजों के तोड़ने का बस नहीं था। समझे? नहीं तो प्लान में ये था कि हम ही बनाएंगे, कुछ दिन के बाद इसको तोड़ देंगे। लेकिन भैया ऐसा तो हुआ नहीं। पहले ही दिन बहुत समझा कि 20 आदमी अरे जाएगा कौन यार, पहले मेरी संस्था बन रहा है, छोटी मोटी संस्था है, जाएगा कौन इसमें। लेकिन ये नहीं पूछा कि ससुरा हम लोग भारत वाले हैं, हम लोग सभा समिति में आगे रहते हैं, क्या कि फ्री का खाना मिल जाता है। समझे कि नहीं? देखिएगा नेताजी जी लोग जो रैली करवाते हैं उनका सम्मान में थोड़ी घूमता है। अरे ना भैया, 200 रुपया लो,
चलो नाश्ता मिलेगा, मुर्गा मिलेगा, दौड़ते रहना। समझ गए हैं कि नहीं? उसी तरह ये लोग भी थे भाई। चले गए 72 आदमी। अब 72 आदमी ऐसा नहीं भाई, ऐसा नहीं, मतलब एक बात बोल रहे हैं, 72 आदमी गए और 72 आदमी गए के बाद धीरे धीरे बढ़ते गए। अब अंग्रेज़ों का बस का रोक रहा नहीं इसको रोकने का, बस खेला गबड़ा गया अंग्रेज़ों का। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा बताओ? इसका ऑप्शन डी, 1885 में इसकी स्थापना की गई थी, 1885 में। ठीक है, चलो भैया क्वेश्चन है, बिहार दरोगा में पूछा है, बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2008 में। पता है 2008 में बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा है। सभी तो हम लोग देख रहे हैं 2008 ही का। चलो भाई 2008 में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, देखो प्रीवियस ईयर ऐसा पढ़े ना कि कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी होते चले, थोड़ा सा रिवीजन होते चले। ठीक है, इसलिए करते हैं। बताओ ये वो क्वेश्चन में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि और छोटा ही करके समझाएं। चलो भाई देखते हैं, और छोटा ही चलते हैं, पूरा डीपली नहीं चलेंगे। ठीक है, व्यापकगत का सिद्धांत कौन संबंधित है? व्यापकगत के सिद्धांत से कौन संबंधित है? कैनिन, मिंटो, कर्नवालिस, डलहौजी। ससुरा सब अपना नामों का पहले ही सब लॉर्ड लगाता है। लॉर्ड का मतलब होता है भगवान। ये अपने आप को ससुरा भगवान समझता है, ईश्वर समझता है। हमने क्या किया कि लॉर्ड को काट दिया। यही ससुरा अपने आप को भगवान समझ रहा है। अरे यार, लोगों के अंदर ऐसा दिमाग लगाया ये सब लोगों ने कि अपने आप को इतना श्रेष्ठ दिखाया अंग्रेज सब, मत पूछो भाई। बहुत श्रेष्ठ दिखाया अपने आप को, भगवान समझ लिया, लॉर्ड लगाया, लॉर्ड लगा दिया। ससुरा हमारा ही सब मास्टर रहता तो पूरा लॉर्ड काट के हटा देता है भाई। ससुरा लॉर्ड, किताबें में लॉर्ड नहीं लगता कहीं, लॉर्ड हटा दिए। ठीक है ना, कैनिन, मिंटो, कार्नवालिस, डलहौजी बोलना, लॉर्ड ख़त्म। ससुरा अपने आप को लॉर्ड समझता है सब भाई, हटो। चलो भाई समझे? तो एक कहानी स्टार्ट होती है। इस व्यापकगत के सिद्धांत को एक और नाम दिया जाता है। अगर वो बोलेंगे तो दाएं से आप आंसर दे दीजिएगा। चलो भाई नाम बताएं पक्का? तो चलो, व्यापकगत के सिद्धांत को कहा जाता है हड़प नीति। कौन सी नीति? हड़प नीति। हड़प नीति, अब तो समझ गए होंगे हड़प नीति कौन चलाया था। हड़पना, जिसे ज़मीन में आपका है हम जाकर हड़प लिए, उसको कहते हैं हड़प नीति। क्या कहेंगे? हड़प नीति। ऐसा बहुत एरिया हड़पा था और ये हड़पने का काम किया था डलहौजी। कौन हौजी? डलहौजी। डलहौजी आगे आपको तो चलो भाई आंसर तो आपको मिल ही गया। फिर थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग डलहौजी के बारे में। डलहौजी का जो शासनकाल था, डलहौजी का जो शासनकाल था ये था 1848 से लेकर 56 तक। 1848 से 1856 तक डलहौजी के शासनकाल था। इसने बहुत अच्छा काम किया था, इसने बहुत अच्छे काम किए थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ससुरा ये अपने लिए किया था, हम लोगों के लिए नहीं किया था। अरे बहुत लोग ऐसा है ना कि अंग्रेज़ को बहुत बढ़िया मानते हैं कि अंग्रेज़ अच्छा काम करके चला गया था। अरे भाई अंग्रेज़ अच्छा काम करके नहीं किया था, वो ससुरा अपने लिए किया था। जब वो अपने लिए कोई काम करता है ना तो किसी जनता के लिए नहीं होता है। समझे कुछ? अगर मैं अपने लिए कुछ काम करूं, आपके लिए नहीं, अगर उससे आपके भी फ़ायदा हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि आप मेरे लिए किए थे? नहीं, उसके लिए, इसके लिए, किसके लिए नहीं, मेरे लिए। अंग्रेज अपने लिए सब व्यवस्था करके गए और जाने के बाद ससुरा छोड़ के चला गया तो हम लोग कहते हैं हमारे लिए छोड़ के गए। अरे यार समझो नहीं वहाँ पे। चलो डलहौजी देखते। डलहौजी ने 1852 में म्यांमार से युद्ध लड़ा, बर्मा से, म्यांमार किस वर्मा से युद्ध लड़ा अंग्रेज डलहौजी के शासनकाल में। जब बर्मा से युद्ध लड़ा तो बर्मा को जीत गया, और बर्मा के हिस्सों पर कब्जा कर लिया डलहौजी ने। फिर आता है 1853 ईस्वी में ही बहुत एक अच्छा काम किया। इनाम कमिश्नरी की स्थापना कर दी इसने। इनाम कमिश्नरी इनाम कमिश्नरी की स्थापना की। अब इनाम कमिश्नरी क्या करती थी? इनाम कमिश्नरी ये करती थी कि भैया आपका जो ज़मीन है उस पर टैक्स है, कर्ज है, अगर वो टैक्स आप दे दो तब तो ठीक है, अगर वो टैक्स आप नहीं दोगे तो आपका ज़मीन वहाँ ज़बरदस्ती हम हड़प लेंगे। यही था इनाम कमिश्नरी, इसमें अधिकारी लोग काम करते थे। इसी के तहत एक और चीज़, रेलवे लाइन बिछाया गया। रेलवे लाइन, और ये बिछाया रेलवे लाइन बिछाया गया। अब रेलवे लाइन जब बिछाया गया तो रेलवे लाइन जो बिछाया गया वो मुंबई से पुणे के लिए रेलवे लाइन बिछाया गया। लगभग 34 किलोमीटर की दूरी में बिछाई गई रेलवे लाइन। अब बताओ ये रेलवे लाइन क्या आपके लिए बिछाया था? नहीं, ये अपने लिए बिछाया। बहुत लोग कहते हैं कि रेल तो अंग्रेज़ों का दे रहे हैं, रेल अगर अंग्रेज़ नहीं दे के गए तो रेल नहीं था, लगता था हम लोग भांग पी के सोए रहे हैं। अंग्रेज़ चले गए तो रेलवे ही नहीं आता। रेलवे वो अपने लिए लाया था, हम लोगों के लिए नहीं लाया था। वो अपना सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे लेके आया था। अब मर जाएगा तो क्या लाद के लेके जाएगा छतिया पर? चल गया तो छूट गया, यही का ज़मीन है का रेलवे छूट गया भाई, हो गया वो।
कब्जा करके हम लोग बैठ गए। अब ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं बना पाते, इतना अजीब हाल है। लोग कहते हैं ना कि अंग्रेज़ देके गए, ससुरा अपने लिए करके गया वो, समझ में आ रहा है। तो रेलवे लाइन बिछा दिया, शिक्षा व्यवस्था को कुछ अच्छा किया। शिक्षा व्यवस्था में वुड डिस्पैच नाम की एक पद्धति को चालू किया ना 54 में, 1854 में एक व्यवस्था चालू की जिसका नाम था वुड 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 कैसे लिखे वुड वुड डिस्पैच डिस्पैच वुड डिस्पैच व्यवस्था चालू किया, जो शिक्षा व्यवस्था से रिलेटेड था, जिसको शिक्षा व्यवस्था बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, 1854 ईस्वी में इस व्यवस्था को चालू किया था डालहौजी ने, जिसको अच्छा बनाया। जैसे हड़प नीति के तहत इसने बहुत सारी ज़मीनों को हड़प था। 1556 ईस्वी में 1856 ईस्वी में अवध के एक नवाब थे जिनका नाम था नवाब वजीद। अवध के नवाब थे, अवध के, जिसका नाम था नवाब वजीद अली। इनको कहा आया और कहा कि सुनिए वजीद साहब, आप शासन अच्छा नहीं कर रहे हैं, अवध में आप शासन अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप एक काम करिए, छोड़ दीजिए, आपका नहीं है, हम ही कर लेंगे, संभाल लेंगे। अब ऐसा हड़प लेता था ससुरा डालहौजी। तो वजीद अली को भी अवध से हटा के खुद इस पर हड़प नीति लगा के इसको हड़प लिया था। और भी बहुत सारे काम किए थे डालहौजी साहब ने, अच्छे अच्छे काम भी किए थे इन्होंने। डालहौजी ने एक व्यवस्था और भी चालू किया था, और वो व्यवस्था अच्छी थी कि लोक निर्माण और लोक कल्याण के लिए कुछ अच्छा व्यवस्था भी चालू किए थे डालहौजी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा डालहौजी, इसका आंसर डालहौजी। तो हम लोग ज़्यादा डीपली में नहीं जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहे हैं, नहीं तो और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो